Hello students, this is भावना तिवारी and I welcome you to the digital platform of Apex classes. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमारा टॉपिक चल रहा है। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वो हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने डॉबर्नियर्स के ट्रायड्स पढ़ लिए, न्यूलैंड ऑक्टेव्स पढ़ लिए, क्यों फेल हुए वो भी देख लिया, मेंडलीव्स की टेबल देख ली। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि एट प्रेजेंट जिससे लोग एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं वो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ऑलराइट, सो अब हम लोगों को देखना है उसके कुछ ट्रेंड्स हम लोगों को देखने हैं। जो मैंने आपको कल बताया था कि कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों को देखनी है कि वो प्रॉपर्टीज कैसे वेराई कर रही है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये हम साथ में रखेंगे। उन प्रॉपर्टीज को हम पीरियोडिक टेबल में भी देखते जाएंगे कि कैसे क्या चेंज हो रही है, क्या नहीं हो रही है, इसके अंदर हम लोग कंपेयर करते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले सबसे पहली प्रॉपर्टी, जो सबसे पहला आपको ट्रेंड का मतलब आप समझ रहे हो ना। ट्रेंड का मतलब ये, पहले तो अपन उसको प्रॉपर्टी को समझ लेंगे क्या है वो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैं लूंगी एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन देख लेंगे, व्हाट इज एन एटॉमिक रेडियस। फिर हम देखेंगे ट्रेंड का मतलब क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड एज इन जब आप ग्रुप के अंदर मूव करोगे, आप यहाँ से ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जब जाओगे कोई एक ग्रुप के अंदर, तब वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या पहले इंक्रीज करके फिर डिक्रीज करेगा, कैसा उसका ट्रेंड रहेगा, मतलब किस तरह से वो जा रहा है वो देखना है। फिर हम एक तो ग्रुप में देखेंगे और दूसरा हम क्या देखेंगे पीरियड में, कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं उस केस के अंदर एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, या पहले इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, क्या उसका पैटर्न रहेगा। ट्रेंड कह दो या पैटर्न कह दो, क्या पैटर्न रहने वाला है वो हम लोगों को देखना है। ऑलराइट, सो हम लोग सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है जो मैं ले रही हूं वो है आपकी एटॉमिक रेडियस। नाउ देखो, ये तो आप अभी पढ़ लोगे, पर अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं आता, अगर आपको ग्रुप निकालना नहीं आता किसी एलिमेंट का, अगर आपको उसका पीरियड निकालना नहीं आता, तो ये पढ़ के भी वेस्ट रह जाएंगे, क्योंकि आपको इनका मतलब तो समझ आ जाएगा, पर एग्जाम के अंदर इनके मतलब के ऊपर डेफिनेशन क्वेश्चंस जो हैं वो कम आएंगे, बल्कि आपके ये जरूर ये पूछ लेंगे वो कि बताओ ये दो एलिमेंट्स हैं, अब बताओ इनमें से ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका है, इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इनमें से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आने के लिए आपको ये तो पता होना ही चाहिए जो मैं पढ़ा रही हूँ आज की क्लास में, पर उसके साथ हमें आपको यही पता होना चाहिए कि कोई एलिमेंट अगर आपको दे दिया, आपको दो एलिमेंट कंपेयर करने को, तो उन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद हो आपको, 30 तक याद करने मैंने आपको कहा था, नंबर याद हो आपको। एटॉमिक नंबर अगर याद होगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करनी आती है आपको, तो आप उसका ग्रुप और पीरियड निकाल पाओगे, और ग्रुप और पीरियड अगर आपको आता है तो फिर आप ये प्रॉपर्टीज भी बता पाओगे। समझ रहे हो, एक से सारे रिलेटेड हैं, तो ये आप कोई भी एक चीज को स्किप नहीं कर सकते हो कि ठीक है जाने दो ये तो आसान है। स्किप मत करो, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रखना अपना। ठीक है, ऑलराइट, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लें कि एटॉमिक रेडियस क्या है। एटॉमिक रेडियस की मैं बात करूं, व्हाट इज एन एटॉमिक रेडियस। अगर मैं एटॉमिक हटा देती, अगर मैं, आप लोग मैथ्स में रेडियस का मतलब क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सर्कल, अगर ऐसा ये सर्कल है, ठीक है, तो आप रेडियस की डेफिनेशन क्या देते हो, एक सर्कल का कोई भी एक सेंटर होता है, ठीक है, ये सेंटर है आपका, या इसको ओ बोलते हो, सी बोलते हो, व्हाटएवर। अब इस सेंटर से जो आपका सरकमफेरेंस है, सर्कल का सरकमफेरेंस जो है या बाउंड्री जो है उसकी, वहां तक का डिस्टेंस जो होता है उसको आप क्या कहते हो, रेडियस कहते हो, यही कहते हो ना। तो फिर वही एटॉमिक रेडियस है। एटॉमिक रेडियस के अंदर हमारा नॉर्मल सर्कल की जगह क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। अब देखो एटम जो है ना, देखो ये चीज ना अभी पता नहीं है कि एटम एक्चुअली स्फेरिकल ही है या नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं कि एटम इज अ स्फेयर। ठीक है, अब उस स्फेयर का रेडियस जो है वो भी डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रही हूँ सोडियम का। अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, अगर किसी को याद है 30 तक एलिमेंट्स, तो वो बता सकता होगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ऑलराइट, 11। अब देखो इसके अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 281 हो गया। ठीक है, अब देखो इसका जो एटम होगा वो कैसा होगा। इसके एटम के अंदर बीच में हो गया आपका न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास कितने शेल्स होंगे, 3 शेल्स होंगे। ठीक है, 3 शेल्स मतलब ये पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया, ये तीसरा शेल हो गया। ठीक है, अब इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं दिखाऊं, तो फर्स्ट शेल की बात करूं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ठीक है, फर्स्ट शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सेकेंड शेल के अंदर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आपके सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। और जो आखिरी वाला शेल है उसके अंदर आपका है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसके अंदर आपका है 1 इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक रेडियस का साइज जो है वो डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन से। अब अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मान लो किसी एटम के अंदर ये 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सिर्फ उसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 होता, तो मतलब थर्ड शेल उसमें होता ही नहीं। ये जो एक शेल है ये कम हो जाता, तो उसका एटॉमिक रेडियस अपने आप कम हो जाता। तो एटॉमिक रेडियस को प्रॉपर डेफिनेशन आप क्या बोलोगे, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है आपका, इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, ठीक है, मान लो ये नहीं होता, मान लो ये शेल नहीं है, तो फिर क्या रहता, तो फिर इसका एटॉमिक रेडियस इतना हो जाता। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फिर ये है आपके, तो ये हम इसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, इसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये सारे इक्वल है क्योंकि एक ही शेल में है। ठीक है, तो डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस जो है उसकी डेफिनेशन जो दोगे वो आप क्या बोलोगे, आप एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन बोलोगे डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उनके बीच का डिस्टेंस जो है उसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। तो एक क्लियर, अगर मैं अच्छे से डायग्राम बना के ढंग से एक बार वापस दिखाऊं, सो दिस इज योर न्यूक्लियस, ये आपका फर्स्ट शेल मान लो, और ये कोई आपका 2 शेल का हम लोग एटम मान रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि हर एटम के अंदर 2 ही शेल होंगे, मैं कोई एक एग्जांपल ले रही हूँ जिसके अंदर 2 शेल हो सकता है कि 3 हो सकता है 4 हो किसी में। ठीक है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो ये है मान लो, बाकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखा रही, मैं सिर्फ आउटर मोस्ट वाला दिखा रही हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहां से लेकर ये वाला डिस्टेंस आपका हो गया एटॉमिक रेडियस। ये आपका क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस। अब हम लोग को देखना है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक रेडियस जो है वो कैसे चेंज होता है, क्या उसमें चेंज आता है। उसके लिए आपको पहले जानना जरूरी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या जानना जरूरी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नाउ व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे समझोगे आप, देखो इफेक्टिव वर्ड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब फॉर एग्जांपल ये एटम है ना, इसमें ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है पॉजिटिव, और जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, मैं यहाँ पर अगर एक और इलेक्ट्रॉन बना के आपको समझाऊं चीज, मान लो इस शेल के अंदर ना कई इलेक्ट्रॉन्स, एक तो है नहीं कई सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मान लो, है तो बहुत सारे, मैं 2 कंसिडर कर रही हूँ फिलहाल। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की मैं बात करूं, देखो न्यूक्लियस आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो न्यूक्लियस जो है वो जो भी उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो आसपास यहाँ घूम रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर भेजने की कोशिश करेंगे, है ना। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की बात करूं, मतलब अगर मैं ऐसे बोल दूं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो आपका लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की बात करूं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का सेम चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ना। तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, मतलब वो एक दूसरे को दूर भेजेंगे। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करूं, ये वाला पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को मैं कंसिडर करूं, तो हम लोग सिर्फ न्यूक्लियर का चार्ज देख रहे हैं इसके ऊपर। अब आप देखो क्या हो रहा है,
न्यूक्लियस तो इसके ऊपर काफी सारा फोर्स लगा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब फोर्स की बात कर रहे हैं हम। न्यूक्लियस तो इसके ऊपर बहुत सारा फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये जितना फोर्स न्यूक्लियस लगा रहा है उतने फोर्स को ये एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा। क्यों एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा? क्योंकि साथ में रिपल्सिव फोर्स लगाने वाला भी एक है। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रही हूं मैं? मान लो न्यूक्लियस तो इस पे 10 न्यूटन का, बहुत बोल रही हूं मैं, पर जैसे एग्जांपल ले लो कि इतना फोर्स जो है वो लगा रहा है, ठीक है, लेकिन जितना फोर्स न्यूक्लियस लगा रहा है उतना फोर्स वो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा, उतने फोर्स से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि उसके ऊपर अगर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस का, तो दूसरी तरफ से दूसरे इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है, ये उसको यहां खींच रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन उसको उधर दूर कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो दो तरह के फोर्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो जितना फोर्स न्यूक्लियस लगा रहा है वो फोर्स वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस कितना लगा रहा है वो नहीं, इलेक्ट्रॉन कितना एक्सपीरियंस कर पा रहा है। तो जनरली जितना न्यूक्लियस चार्ज फोर्स लगा रहा है ना, उससे कम फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लग पाता है, एक्सपीरियंस कर पाता है वो, क्योंकि उसके ऊपर दो तरह के फोर्स लग रहे हैं ना, अट्रैक्टिव फोर्स भी लग रहा है और रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है। तो इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम क्या डेफिनेशन बोलेंगे इसकी? हम इसकी डेफिनेशन हम बोलेंगे द फोर्स ऑफ न्यूक्लियस एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आपने ये लिख दिया द फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं होता। न्यूक्लियस तो ज्यादा ही लगा रहा है फोर्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर उतना फोर्स लग नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके दो तरह के फोर्स लग रहे, तो वो दोनों फोर्स आपस में बैलेंस करके जितना फोर्स बना रहे हैं ना, उसको हम कह रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आप क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है न्यूक्लियस का, उसको कितना धक्का लग रहा है न्यूक्लियस वाला, वो हम कह रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये इंपॉर्टेंट यहां पर क्यों है, ये ध्यान रखो आप। जितना ज्यादा, देखो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना ज्यादा न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स होगा या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, वो उतना इलेक्ट्रॉन के पास में आ आएगा ना। मतलब जितना आप किस चीज को अट्रैक्ट करोगे वो उतना पास में आएगा ना, ऑब्वियसली। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा तो एटम का साइज अपने आप ही छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पास में आ गया। अब एटॉमिक जो एटम जो है वो कोई फिक्स साइज का रेडियस तो है नहीं, उसका रेडियस डिपेंड करता है कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ है ना, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ। डेफिनेशन हमने क्या दी? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर पास आ जा रहा है न्यूक्लियस के, तो अपने आप उसका रेडियस जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूं, पहले हम बात कर रहे हैं पीरियड में। पीरियड जब भी मैं बोल रही हूं उसका मतलब यह है जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। और ग्रुप जब भी मैं बोलूंगी उसका मतलब होगा अप टू डाउन, या फिर हम बोल दो डाउनवर्ड्स जब हम जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, तो आपने क्या एक्सपीरियंस करोगे? मैं बताती हूं आपको, यहाँ टेबल के अंदर ही ये ले लो आप, सोडियम, मैग्नीशियम। जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब जैसे जैसे हम यहां बढ़ते जाएंगे आगे, ऐसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। अब क्यों डिक्रीज होगा? डिक्रीज इसलिए होगा क्योंकि देखो क्या हो रहा है यहां पर। आपको पता है कि सेकंड पीरियड का मतलब क्या है? ये नहीं सेकंड ही थर्ड है, ये वाली सोडियम वाली बात कर रही हूं मैं। ये क्या है? थर्ड पीरियड है। अब आपको पता है थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके अंदर नंबर ऑफ शेल तो 3 ही होंगे ना। थर्ड पीरियड का मतलब क्या है? नंबर ऑफ शेल 3 है ना, नंबर ऑफ शेल तो 3 ही है। बस हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ता जा रहा है। सोडियम के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 2 है, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम में 3 हो गया, सिलिकॉन में 4 हो गया, फास्फोरस में 5 हो गया, सल्फर के अंदर 6 हो गया, क्लोरीन में 7 हो गया और आर्गन के अंदर 8 हो गया। तो खाली क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल तो उतने ही है, नंबर ऑफ शेल तो उतने ही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। शेल 3 ही है, ठीक है। तो पीरियड के अंदर क्या हो रहा है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ते जा रहे हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। तो पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस जो है आपका वो डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? रीजन क्या है? इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो उतने ही है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, ये मान लो अगर ये 2 शेल है, सेकंड ग्रुप की बात, सेकंड पीरियड की बात करूं, तो सेकंड पीरियड में क्या है, ये शेल तो 2 ही रहेंगे। सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके शेल 2 ही रहेंगे, बस इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, इस तरह से खाली इलेक्ट्रॉन ऐड अप होते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐड अप हो रहे हैं तो खाली वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, और वो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ता जा रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के और पास आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। तो अगर और पास आ रहा है तो मतलब एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सिंपल। ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है। आप देखो जरा यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है, मैं फॉर एग्जांपल मैं इस फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, फर्स्ट ग्रुप के अंदर सारे एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है आउटर मोस्ट शेल में। सेकंड ग्रुप के अंदर सबके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में है वो 2 है। चेंज जो हो रहा है वो चेंज क्या हो रहा है आपका, वो हो रहा है आपका नंबर ऑफ शेल। फॉर एग्जांपल सेकंड ग्रुप में मैं बेरिलियम की बात करूं, ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2-2। मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-8-2। फिर मैं बात करूं कैल्शियम की बात करूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2-8-8-2। ठीक है, तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, आप क्या हो रहा है ना, यहां पर देखो, यहां 2 शेल, यहां 3 शेल, यहां 4 शेल, फिर 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ऐसे रहेगा। लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सब में देखो 2-2-2, सब में 2 है। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल पहले 1 था, मतलब पहले 2 है, फिर एक और शेल बढ़ गया, फिर एक और शेल बढ़ गया। शेल बढ़ने का मतलब क्या है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। सिंपल। तो हम क्या कहेंगे यहां पर, एटॉमिक रेडियस, हम ग्रुप के अंदर जब जाएंगे एटॉमिक रेडियस होगा आपका इंक्रीज। ऑलराइट, ये हम लोगों ने देखी है पहली प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे किस तरह से है, पर हम लोग अभी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। नाउ हम लोग को देखना है आयोनिक रेडियस। नेक्स्ट अप इज योर आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस की अगर मैं बात करूं, आयोनिक रेडियस के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, ये कोई ऐसे इसके ऊपर पर्टिकुलर एज सच क्वेश्चन नहीं आता कि बताओ इसका इससे कंपेयर करो, क्योंकि आयंस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कोई पॉजिटिव होएगा, कोई पॉजिटिव आयन बनाता है, कोई नेगेटिव आयन बनाता है। न्यूट्रल एटम के अंदर तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन से एटम का इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्रीज हो रहा है, बट आपको पता होना चाहिए कि आयोनिक रेडियस होता क्या है। तो आयोनिक रेडियस की अगर मैं बात करूं, सिंपल है, जब एटम कोई आयन बनाएगा, न्यूट्रल एटम आयन कैसे बनाता है, देखो न्यूट्रल एटम आयन फॉर्म करता है, कैसे फॉर्म करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, या फिर मैं रिलीज से ज्यादा वर्ड में बोलूं डोनेट कर देगा। जब कोई एटम डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, मतलब देता है, तो वो कैसा आयन बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जब वो एक्सेप्ट करता है तो वो क्या बनाता है, नेगेटिव आयन बनाता है। ठीक है, तो 2 तरह के आयन्स होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। ऑलराइट, सो 2 तरह के आयन है। इलेक्ट्रॉन जो इसको डोनेट कर रहा है तो हम कहेंगे पॉजिटिव आयन, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो हम कहेंगे कौन सा है, वो नेगेटिव आयन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपके पास में सोडियम की, सोडियम मतलब Na का जो एटॉमिक नंबर है वो आपका है 11। ठीक है, अभी ये न्यूट्रल एटम है, सोडियम क्या है, न्यूट्रल एटम है, उसका एटॉमिक नंबर है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका हो गया 2-8-1। ठीक है, तो सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन, और फिर दूसरा एग्जांपल मैं यहां ले रही हूं, क्लोरीन का ले लेते हैं, 2 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का देख लेते हैं हम। ठीक है, क्लोरीन की बात करूं मैं, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2-8-7। ठीक है, 2-8-7 हो गया। अब देखो मैं जरा बात करती हूँ, इनको स्टेबल होने के लिए सोडियम का देखो, सोडियम को स्टेबल होना है तो वो क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। बताया ना मैंने आपको, वैलेंसी निकालना सीखा था हम लोगों ने। तो सोडियम को अगर स्टेबल होना है तो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को ये दे देगा जब कंपाउंड बनाएगा। तो मैं कंपाउंड नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ सोडियम की बात कर रहे हैं, उस कंपाउंड के अंदर हम सिर्फ सोडियम देख रहे हैं, सोडियम क्या कर रहा है वो देख रहे हैं हम। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब जब वो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो वो क्या बन गया, Na+ बन गया। तो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और खुद क्या बन गया, Na+ बन गया।
ठीक है, अब वो Na+ बन गया, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब उसके पास में शेल जो है वो 2 8 है। पहले देखो, पहले 3 शेल थे 2 8 1, अब क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सिर्फ 2 शेल रह गए हैं 2 8, यानी कि पॉजिटिव जो आयंस होते हैं उनका रेडियस जो होता है वो कम होता है, लेस रेडियस होता है। और मैं बात करूं नेगेटिव की, यहां आप देखते हैं हम लोग, यहां पर क्या होएगा आपका 2 8 7 ये है। अब देखो, क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए क्या करना है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब 7 देना से अच्छा तो है कि 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका मतलब वो क्या बना रहा है, नेगेटिव आयन बना रहा है। तो क्लोरीन क्या करेगा, बाहर से कहीं 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जैसे ही उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया वो क्या करेगा, Cl- ये आयन बना देगा। माइनस का मतलब है उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। अगर मैंने -2 लिखा होता मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, -3 लिखा होता मतलब 3 लिए। सेम गोज फॉर द पॉजिटिव वन। Na+ का मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है। अगर 2 निकाला होता तो +2 लिख देते हम, 3 निकाला होता तो +3 लिख देते हम, ठीक है। अब क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो अब क्लोरीन क्या बन जाएगा, अब क्लोरीन बन जाएगा 2 8 8। तो इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आई ना। तो हम अगर हम अपने को कंपेयर करने को बोल दे कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में बताओ कौन सा बड़ा होगा, तो आप ये बोलोगे कि नेगेटिव वाला बड़ा होगा। नेगेटिव वाले के अंदर आपका शेल जो है वो कम नहीं हो रहा, पॉजिटिव वाले में पूरा पूरा एक शेल कम हो रहा है ना। यहाँ 3 से 2 हो गए, यहाँ पर अभी भी 3 है और इधर भी अभी भी 3 है। तो आप ये कह सकते हो, अगर पॉजिटिव नेगेटिव में कंपैरिजन आए तो आप ये बोलोगे कि पॉजिटिव वाला आयन जो है उसका जो साइज होगा, रेडियस जो होगा वो छोटा होगा, और नेगेटिव वाले का जो रेडियस होगा वो बड़ा होगा। ऑलराइट, सो ऐसे कंपैरिजन नहीं आएगा कि आपके जो पीरियोडिक टेबल में सारे आइटम्स जो हैं वो न्यूट्रल हैं, वहां आयन नहीं है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे, उसके अंदर नहीं करेंगे हम कंपेयर, पर इन जनरल जब वो आयन फॉर्म करेंगे तब हम ऐसे बताएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये शायद आपने कभी नहीं पढ़ा। एटॉमिक रेडियस फिर भी शायद पता होगा, आयनिक रेडियस भी पता होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? पहली बात तो एंथैल्पी जो होती है उसका मतलब होता है एनर्जी। एक इजी लैंग्वेज में बताऊं तो सिंपल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी बोल रहे हैं हम लोग। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम क्या कहेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, एक कोई आइसोलेटेड एटम की बात कर रही हूँ या गैसियस एटम की मैं बात करूं, उस एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी उसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या समझे आप लोग? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी उसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी रिक्वायर्ड to remove one electron, energy required to remove one electron from an isolated, ये वर्ड यूज करना जरूरी है, आइसोलेटेड वाला, गैसियस एटम, सब्सटेंस बोल दो या फिर आप, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी उसको हम क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट एल्यूमिनियम ले लेते हैं, बहुत सोडियम एग्जाम्पल ले लिया। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? अगर आपको याद है 30 तक तो पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 13 है। अब 13 है तो इसकी मैं बात करूं, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, क्या हो जाएगा? 283, ठीक है। तो इसके अंदर से मुझे क्या करना है? एल्यूमिनियम जो है वो क्या करेगा? अपने आप को स्टेबल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, है ना। तो एल्यूमिनियम क्या बन जाएगा? Al+3 बन जाएगा। एल्यूमिनियम क्या बन जाएगा? Al+3 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एल्यूमिनियम एक साथ तीनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा, नहीं, ऐसे नहीं होता, एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखो, जब कोई भी एटम अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो एनर्जी लगती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो एनर्जी लगते हैं उसे कहते हैं फर्स्ट
आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बोलेंगे, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड के लिए क्या बोलेंगे, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये चीज नाम याद रखना, क्योंकि हर एलिमेंट, हर एटम जो है सिर्फ एक रिलीज नहीं करता है, एक से ज्यादा भी करते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा ही करते हैं, मतलब कोई किसी ने एक कर दिया, किसी ने दो कर दिया, किसी ने तीन कर दिया। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम जो है वो 3 रिलीज करेगा, है ना, पर वो एक साथ नहीं करता है, पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से होता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर सेकंड को निकालने में कितनी लगी उसको बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड को निकालने में कितनी लगी फिर हम बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब हम जरा ग्रुप्स के अंदर बात करें ऐसे, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, आप जब ग्रुप के अंदर जा रहे हो, नहीं पीरियड की बात करते हैं पहले, चलो, क्योंकि मैं ऐसे बोल रही हूँ लेफ्ट टू राइट, पीरियड का बताती हूं मैं, फिर हम देखेंगे ग्रुप का, ठीक है। पीरियड के अंदर अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी देखा एटॉमिक रेडियस के अंदर, पीरियड में जब आप मूव करोगे तो आपका जो शेल है वो तो सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल सेकंड पीरियड में देख रही हूँ तो सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के अंदर नंबर ऑफ शेल कितना होगा, 2 ही रहेगा। बस होगा क्या, उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ता जा रहा है मतलब हम ये कह सकते हैं कि पीरियड के अंदर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं मतलब अट्रैक्शन फोर्स वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब एक मुझे बात बताओ, अगर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी भी ऑब्वियसली ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि वो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया है। अब उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़कर, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो पीरियड में, इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब अब इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से तोड़कर बाहर निकालने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी निकलेगा ये। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूं, कि इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ता जा रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को इसके अट्रैक्शन फोर्स से तोड़कर निकालने के लिए मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तब आपकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, मतलब आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब बात करती हूं मैं ग्रुप की। ग्रुप के अंदर हम जा रहे हैं, मान लो मैंने ले लिया सेकंड ग्रुप ले लिया, ठीक है। तो सेकंड ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो सेकंड ग्रुप के अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेगा, हमने देखा था ना अपन ने अभी पीछे एग्जांपल एटॉमिक रेडियस में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड ग्रुप की बात करूं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसमें कितना रहेगा, सब में 2 2 2 2 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाओगे अप टू डाउन, अच्छा मैंने पीरियड लिखा है इसको समझ जाना, आप लेफ्ट टू राइट में बात कर रही हूँ, मतलब यहां से जब यहां जाएंगे, अगर आपने उल्टा समझ लिया तो फिर उल्टा हो जाएगा वो, ये ध्यान रखना। जब भी मैं पीरियड लिख रही हूं उसका मतलब है लेफ्ट टू राइट, और जब भी मैं ग्रुप लिख रही हूं उसका मतलब अप टू डाउन है, ठीक है। तो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। अब ग्रुप की अगर मैं बात करूं, ग्रुप के अंदर जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन तो सेम है आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन जो शेल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले 1 शेल, फिर 2 शेल, फिर 3 शेल, 4 शेल, मतलब आप देख रहे हो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शेल बढ़ रहे हैं, है ना। पहले यहाँ फर्स्ट शेल में था, फिर अगले वाले एलिमेंट के अंदर सेकंड शेल में आ गया, फिर थर्ड शेल में आ गया, फिर फोर्थ शेल में आ गया। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है मतलब फोर्स कम हो रहा है, तो उसको निकालना, अब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना एटम से इजी होता जा रहा है ना। तो अगर इजी हो रहा है मतलब आप कम एनर्जी के अंदर भी निकाल सकते हो। तो ग्रुप के अंदर जब हम जाएंगे तो क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका डिक्रीज हो रहा है, इसलिए जो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा,
ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, क्योंकि उनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना अब आसान होता जाएगा, मतलब आप कम एनर्जी दोगे तो भी इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा। तो कंटिन्यूस जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे जैसे शेल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, वैसे वैसे जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं एक हम लोग, जरा थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। एक मैंने लिया है सोडियम, एक मैंने लिया है मैग्नीशियम। आपको एग्जाम में पूछ लिया, बताओ दोनों में से फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो किसकी ज्यादा होगी। क्या बताना है हमें, किसकी ज्यादा होगी, कम नहीं ज्यादा बताना है। तो आपको कैसे करना है, आपको पहले तो इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ये है 11, ये है 12। फिर आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए। ये है आपका 281, ये है आपका 282। अब आपको दोनों को कंपेयर करना आना चाहिए। कंपेयर कैसे करोगे, देखो दोनों के अंदर नंबर ऑफ शेल जो है वो तो बराबर है, ठीक है। या तो अगर आपने ये ट्रेंड याद कर लिया है तो फिर आप ये देख लो कि कौन से ग्रुप के अंदर है, कौन से पीरियड में, ऐसे पता। दो तरीके हैं, आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए बस, ठीक है। तो आप क्या करो, या तो आप ये पता कर लो कि ये दोनों, देखो ये तो पता चल गया आपको कि दोनों जो है सेम पीरियड के अंदर है, ठीक है, थर्ड पीरियड के अंदर है। क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर ना 3-3 शेल्स हैं, तो मतलब ये दोनों के दोनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ये भी थर्ड का है और ये भी थर्ड का है, ठीक है। अब अगर मैं ग्रुप की बात करूं, ये फर्स्ट ग्रुप का है और ये सेकंड ग्रुप का है। और ग्रुप के अंदर अगर आप देखो तो आपको पता है, ग्रुप के अंदर जब हम लोग ऊपर से नीचे, मैंने शायद कुछ उल्टा बोला है, ऑलराइट, थर्ड पीरियड में, दोनों के दोनों थर्ड पीरियड के अंदर है। अब मैं ग्रुप की अगर बात करूं, ये आपका फर्स्ट ग्रुप में है और ये आपका सेकंड ग्रुप के अंदर है। तो फर्स्ट से जब आप सेकंड ग्रुप के अंदर मूव कर रहे हो, पीरियड में जब आप ऐसे जा रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपका है 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर भी देखो, ये देखो, ये है आपका सोडियम, ये है आपका मैग्नीशियम, दोनों का पीरियड तो सेम है, लेकिन आप ऐसे बढ़ रहे हो, इस तरफ जा रहे हो। पीरियड के अंदर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होती है। या तो आपको ये चीज याद रहे तो ऐसे लगा लो लॉजिक, अगर आपको नहीं भी याद है तो आपको इसके पीछे का अगर लॉजिक याद रहेगा तो ईजी रहेगा। कैसे लॉजिक लगाओगे आप, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, या बोलूं मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो बढ़ रहा है। तो अगर बढ़ रहा है, ज्यादा किस में होगा, ज्यादा इसके अंदर होएगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो ज्यादा होगी वो इसकी होगी, ठीक है। इस तरह से आप पता करोगे। बाकी हम और क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे जब सारे हमारे ट्रेंड्स कंप्लीट हो जाएंगे। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नई प्रॉपर्टीज देखेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।